वेलकम टू चैनल gstcourse.in। आज हम जो चैप्टर डिस्कशन करेंगे वो है चैप्टर सेक्शन 80 डिरेक्शन यूनिवर्स। इसमें से हम लोग पिछला क्लास में हम लोग जो डिस्कशन किए थे सेक्शन 80 डिरेक्शन यूनिवर्स में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इसमें 80C to 80U इतना सारे सेक्शन है। तो हम लोग लास्ट क्लासेस में 80C, 80CCC, 80CCD मतलब 80C के अंडर में जो था 80TTA, 80TTB ऐसे बहुत सारे डिस्कशन किए हैं। लेकिन आज जो चैप्टर डिस्कशन करेंगे ये है सेक्शन 80D, 80DD, 80DDB एंड 80U। क्लास थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एक्सपेंडिचर, इसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी डिरेक्शन है, हर टाइप का एज ए होल मैं एक कॉम्बाइंड क्लास, मैं कंसोलिडेटेड क्लास एक प्रिपेयर किया हूँ। तो इसका क्लास थोड़ा लंबा होगा तो इसको मिस मत करना, शुरू से लास्ट तक देखना, थोड़ा रिवाइंड करके देखना। अगर तुम लोग प्रॉपर आइडिया लेना चाहते हो, जो सीए कर रहे हो, जो सीएमए कर रहे हो और जो टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज this can attract your customer if you advise your customer with more knowledge about the investment, about the medical investment in the medical policy, then you can earn more policy if you are a insurance agent। तो ये क्लास सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक जो अगर देख रहे हो तो उसको भी बहुत जानना जरूरी है। हम लोग कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब मेडिकल पॉलिसी जो होता है तो वो कैसे, कौन सा मेडिकल पॉलिसी कैसे लेने से, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से, किसके ऊपर, किसके नाम पे पॉलिसी लेने से ये हम लोग को डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास अच्छे से फॉलो करना। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा ये क्लास है चैप्टर क्लास 6A क्लास। दिस इज नॉट चैप्टर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, दिस इज द क्लास। मेरा जो क्लास है ये क्लास 6 है, ठीक है। तो सेक्शन 80 डिडक्शन यूनिवर्स, इसमें हम लोग आज कवर कर लेंगे 80D मेडिकल इंश्योरेंस, 80DD डिसेबल डिपेंडेंट, 80DDB मेडिकल एक्सपेंडिचर, 80U फिजिकल डिसेबिलिटी। ये चारों चीज हम लोग कवर करेंगे। चलो ये बाकी जो है, ये जो जितना भी है ये मेरा सब्सिक्वेंट क्लास या प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कवर किया हूँ मैंने। तो ये वो क्लास फॉलो करके देख ले, मैंने वो क्लास से थोड़ा देख लेना। ये आज डिस्कशन नहीं करेंगे, ये चार चीजें हम आज डिस्कशन करेंगे। चलो पहले जाते हैं सेक्शन 80U। सेक्शन 80U क्या है? ये टैक्स डिडक्शन फॉर डिसेबल इंडिविजुअल। डिसेबल इंडिविजुअल मतलब दिव्यांग जो होता है, तो उसके लिए ये सेक्शन है। उसमें क्या बोल रहे हैं देखो, थोड़ा इसको स्टडी करते हैं, थोड़ा इसको रीड करते हैं। There are certain sections under the income tax law of India which provides tax benefits to individual if either they or any of their family member, if either they or any of their family members are suffering from certain disabilities. Section 80U offers tax benefit if an individual suffers a disability, while Section 80DD offers tax benefit if an individual taxpayer dependent family member suffers from ए डिसेबिलिटी। मतलब ये अगर वो खुद डिसेबल है, फिजिकल डिसेबिलिटी उसका है, और इसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर होता है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर क्या होता है? अगर इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू हैव टू डिक्लेयर इन योर सर्विस रजिस्टर दैट यू हैव दिस मेंबर डिपेंड ऑन योर इनकम। ओके, तो वो जो डिक्लेरेशन के हिसाब से जो डिपेंडेंट जो मेंबर होगा वो होगा तुम्हारा डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। तो ये प्रोविजन जो है खुद वो डिसेबल पर्सन हो सकते हैं और उसका फैमिली मेंबर जो है, कोई भी फैमिली मेंबर जो भी डिपेंडेंट जो फैमिली मेंबर है वो डिसेबल हो सकते हैं। यहाँ पर देखो डिपेंडेंट टर्म मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। डिपेंडेंट मतलब सपोज
your parents, your sister, your brother, your parents, take your parents, जो तुम्हारा माता पिता है, अगर कहीं भी ये अगर पेंशनर हो, अगर पेंशन 8,000 से, अभी का जो प्रोविजन है पेंशन 8,000 से कम पेंशन मिलते हैं तो वो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर होगा। अगर उसका कोई पेंशनर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं था, वो तुम्हारा इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो भी डिपेंडेंट मेंबर है। एक्चुअली डिपेंडेंट मेंबर वही है जो जिसका कोई पेंशन नहीं है, अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो डिपेंडेंट है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो था, अगर उसको पेंशन मिल रहा है, अगर उसका पेंशन 8,000 से कम है, तो वो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो ये प्रोविजन तो पहले समझ में आ गया। ये अगर खुद वो फिजिकल डिसेबल और उसका फैमिली मेंबर डिसेबल होगा तो ये प्रोविजन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर तुम्हारा कुछ इन्वेस्टमेंट है, वी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। डिसेबिलिटी मीन्स नॉर्मल डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी। यहाँ पर देखो डिसेबिलिटी का दो क्राइटेरिया है, एक नॉर्मल डिसेबिलिटी, एक सीवियर डिसेबिलिटी। व्हाट इज नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या प्रोविजन है? A resident individual who has been certified as a person with a disability by the medical authority can claim the tax benefit under section 80U. For the purpose of this section, a person with a disability is defined a person who has at least 40% disability. मतलब नॉर्मल डिसेबिलिटी क्या होता है? जो एटलीस्ट 40% डिसेबल है, वो कौन डिक्लेयर करेगा? मेडिकल अथॉरिटी, मेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड और ऑथराइज्ड मेडिकल अथॉरिटी जो ये डिसाइड करेगा ये इसका डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है। अगर 40% डिसेबल है तो वो नॉर्मल डिसेबल है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? देखो कौन डिसेबिलिटी क्या क्या है? ब्लाइंडनेस, लो विजन्स, लेप्रोसिक क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशंस। ये जो क्राइटेरिया है, इसके अंडर में अगर किसी का 40% डिसेबिलिटी है तो वो नॉर्मल डिसेबिलिटी है। सीवियर डिसेबिलिटी क्या है? सीवियर डिसेबिलिटी मतलब 80% और मोर, मतलब ये जो क्राइटेरिया है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और लेस देन 80। ठीक है, लेस देन 80। और ये जो क्राइटेरिया है सीवियर डिसेबिलिटी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है, तो जिसका 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है उसके लिए प्रोविजन क्या है? 1,25,000 उसको डिडक्शन मिलेगा। और जो नॉर्मल डिसेबिलिटी है मतलब 40% लेस देन इक्वल टू 40% टू 80%, जिसका माने लेस देन 80% है, उसके लिए 75,000 डिडक्शन का प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में है। ठीक है, रिक्वायरमेंट टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80U। Certificate certifying the disability from a recognized medical authority in form 10IA। ठीक है, recognized medical authority in form 10IA, याद रखना। There is not requirement of any other documentation। बस इसके सिवा कोई डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं है। There is no need to produce bills for the cost incurred for the pursuance of treatment of such other expenses। No need of producing बिल प्रोड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं है। देखो बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत लेनियंट है इसके बारे में, मतलब जो डिसेबल पर्सन अगर खुद डिसेबल होगा वो कहां से बिल ये जगह करेगा, उसके लिए टफ होगा। इसलिए ये प्रोविजन भी रखे, उसके लिए कोई बिल प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। फॉर मेकिंग द क्लेम अंडर दिस सेक्शन और मस्ट सबमिट द मेडिकल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग दैट द डिसेबिलिटी टुगेदर विद द इनकम टैक्स रिटर्न एज पर सेक्शन 139 फॉर द रिलेवेंट ईयर। मतलब उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसका आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? इन केस द डिसेबिलिटी असेसमेंट सर्टिफिकेट हैज एक्सपायर्ड। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया, देखो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत लेनियंट है। अगर सपोज उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर, हर साल इसको रिन्यू करना पड़ता है। अगर वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया, वो सही टाइम से मतलब वो अपडेट नहीं करवाया, रिन्यू नहीं करवाया, one would still be able to claim such reduction in the year in which the certificate expire। मतलब जिस ईयर में वो सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया, ठीक है, उस ईयर में इस ईयर का वो रिडक्शन क्लेम कर सकता है। सब्जेक्ट टू क्या है? उसको नेक्स्ट ईयर में, उसको विद इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको ये मतलब सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज किसी का 2021 में उसका सर्टिफिकेट
मतलब 21 22 में उसका सर्टिफिकेट मतलब उसका एक्सपायर कर गया है, तो सपोज जुलाई में एक्सपायर कर गया, ठीक है, जुलाई में एक्सपायर कर गए। अभी उसका असेसमेंट ईयर कितना होगा 2022-23, ये 22-23 असेसमेंट ईयर में वो आईटीआर फिलअप कर सकेगा, लेकिन उसके प्रोविजन है उसको ये इस 2022 और 23 के अंदर इसको ये सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, बस यही प्रोविजन है। बहुत सारे यहाँ पर रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्रोवाइड कर दिया है। Where to obtain certificate? सर्टिफिकेट कहाँ पर मिलेगा? सर्टिफिकेट could be obtained from medical authorities who could be either a neurologist having a degree of doctor of medicine मतलब MD in neurology, in case of children pediatric neurologist having an equivalent degree, or a civil surgeon or chief medical officer in a government hospital। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? बहुत ढूंढेगा, तुमसे पैसा ले लेगा, क्या करना है ना करना है। ये सिंपल से देख लो, कोई एमडी पकड़ो जो न्यूरोलॉजिस्ट का एमडी है और बच्चा है, बच्चे के लिए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैविंग एमडी डिग्री है, और जो चीफ मेडिकल, या अगर नहीं मिलेगा चीफ मेडिकल मतलब सीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का होता है, वो सीएमओ अगर ये कर देगा तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। नोट, इफ द डिसेबिलिटी, एक स्पेशल नोट है, इफ द डिसेबिलिटी इज जस्ट टेम्पोररी, अगर टेम्पोररी डिसेबिलिटी है एंड रिकॉर्ड रीअसेसमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर सपोज कोई डिसेबिलिटी टेम्पोररी होता है उसको रीअसेसमेंट करना पड़ता है, 2 साल 3 साल 5 साल जैसे अथॉरिटी डिक्लेयर करेगा। देन द सर्टिफिकेट वैलिडिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर। द वैलिडिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द असेसमेंट ईयर relevant to the financial year during which it was expired, it was issued, and ends during the assessment year relevant to the financial year when the certificate expired। मतलब if the disability is temporary and requires reassessment after a certain period, then the certificate's validity starts from the assessment year, assessment year relevant to the financial year during which certificate issued। मतलब असेसमेंट ईयर तो नेक्स्ट साल का होता है ना, तो फाइनेंशियल ईयर में सर्टिफिकेट मतलब इशूड हुए थे उससे मतलब एज ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर व्हेन द सर्टिफिकेट एक्सपायर। मतलब सपोज तुम्हारा 2019-20 तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर कितना होगा 2020-21। सपोज 2019-20 तुम्हारा सर्टिफिकेट इशू हुआ, उसका वैलिडिटी कितना रहेगा? सपोज उसका वैलिड वो एक्सपायर 3 साल के बाद है, मतलब 1920, 2020 और 2022। तो 2022 में 2 तक वो मार्च तक उसका वैलिडिटी रहेगा। मतलब जो सर्टिफिकेट 2029-20 तक इशू है, सपोज उसका 3 साल है, 29-20, 20, 21, 22 का मार्च तक इसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल हिसाब है, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अभी डिफरेंस बिटवीन 80 सेक्शन 80 UN सेक्शन 80 DD। अच्छा, सेक्शन 80 DD है, सेक्शन 80 DD पहले हम पढ़ लेते, उसके बाद सेक्शन 80 ये डिफरेंस हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी देखो कुछ मोस्ट ऑफ द अदर डिसेबिलिटी इसमें देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे व्हेन कैन एन इंडिविजुअल क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 U। ये बहुत क्लियर है, मतलब जो 40% डिसेबिलिटी उसका मिनिमम होना चाहिए और 80% होगा तो उसको भी 40% to 80% 80% ज़्यादा जो भी हो, वो दो जो क्राइटेरिया है तब उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाउ कैन इंडिविजुअल क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 U? सेक्शन 80 में कैसे क्लेम कर सकते हो? व्हाइल एन इंडिविजुअल और पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 U व्हाइल रिपोर्टिंग इनकम इज एन इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब जब तुम ITR फाइल करोगे तब तुमको ये डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, मतलब क्लेम कर सकते हो। हुई सर्टिफिकेट शुड है फर्निश क्या है वो कौन सा सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा? मतलब मेडिकल अथॉरिटी का जो है फॉर्म 10I में जो है मेडिकल अथॉरिटी ऑथराइज, मतलब वो एमडी न्यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक एमडी न्यूरोलॉजी और सीएमओ जो है वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, तो वो सर्टिफिकेट तुमको वैलिड सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है अभी चलो सेक्शन 80 DD इनकम टैक्स देख लेते, उसके बाद जो ये है जो डिफरेंस जो 80 U और 80 DD का ये डिफरेंस हम लोग समझेंगे। सेक्शन 80 DD क्या है? फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट। मतलब देखो पहले जो था वो खुद फिजिकली डिसेबल हो सकता है और उसका फैमिली मेंबर भी, मतलब डिपेंडेंट फैमिली मेंबर फिजिकली डिसेबल हो सकते हैं। अभी सेक्शन 80 DD में क्या है?
ये उसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उसके लिए, सिर्फ उसके लिए प्रोविजन, ठीक है। वो इसके लिए ये प्रोविजन उसके लिए जो फिजिकल डिसेबल्ड है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD of the Income Tax Act is allowed to resident individual or HUFs for a dependent who is differently able and is wholly dependent on the individual for support and maintenance। मतलब जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है वो जो मतलब अर्निंग मेंबर है उसके ऊपर होली डिपेंडेंट है एंड मतलब एक और ये डिफरेंटली एबल, दो क्राइटेरिया, ये डिसेबल्ड होना चाहिए, डिफरेंटली एबल मतलब दिव्यांग होना चाहिए, और उसके ऊपर होली डिपेंडेंट होना चाहिए। ये टर्म थोड़ा देख लेना है, होली डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन टू अवेल सेक्शन 80 DD डिडक्शन क्या है? डिडक्शन इज अलाउड फॉर a dependent of the taxpayer and not the taxpayer himself। ये थोड़ा देख लेना, मतलब ये डिडक्शन जो डिपेंडेंट टैक्सपेयर का है, नॉट टैक्सपेयर हिमसेल्फ। द डिडक्शन कैन ओनली बी क्लेम्ड बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, और किसी को नहीं मिलेगा। द टैक्सपेयर इज नॉट अलाउड दिस डिडक्शन इफ द डिपेंडेंट हैज क्लेम्ड द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। द टैक्सपेयर इज नॉट अलाउड दिस डिडक्शन if the dependent has claim a deduction under section 80U for himself or herself, जो भी होगा, अगर वो प्रीवियस सेक्शन में अगर क्लेम कर लिया तो फिर तुम यहाँ पर तुम क्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब 80U में तुम अपना क्लेम कर लिए तो यहाँ पर तुम जो एसएससी हो यहाँ पर 80 DD में क्लेम नहीं कर सकते हो। डिपेंडेंट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल टैक्सपेयर मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द टैक्सपेयर। इन केस HUF मीन्स मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। The taxpayer has incurred expenses for medical treatment, including nursing, training, rehabilitation of the differently able dependent or the taxpayer may have deposited in a scheme of LIC or another insurer for maintenance of the dependent। मतलब expenses of medical treatment के ऊपर जो भी expenses होगा, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, डिफरेंटली एबल डिपेंडेंट और टैक्सपेयर जो भी होगा इसके लिए जो भी खर्चा होगा, हाँ, और इसके अलावा भी मतलब LIC में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, सेपरेट पॉलिसी होगा, तो उसके लिए पूरा वो मतलब डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन लिमिट ही होगा 30% टू बिलो 80%, मतलब 75,000, और मोर देन 80% सीवियर डिसेबिलिटी के लिए उसका होगा 1,25,000। ये याद रखना। डिसेबिलिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ द पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ये उसका रिलेवेंट एक्ट है। यहाँ पर देखो, हाउ टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80 DD, उसमें सेम क्राइटेरिया है, मतलब 40% टू लेस देन 80% 75,000 और डिसेबिलिटी मोर देन 80% अबव 1,25,000, ठीक है। ये देखो जो है ये इस दोनों में सेम है। मोस्ट ऑफ द अदर डिटेल रिमेन्स सेम इंक्लूडिंग द स्पेसिफाइज ऑफ द डिफाइंड डिसेबिलिटी एंड प्रोसीड्यूर टू एक्वायर द टैक्स डिडक्शन। मतलब टैक्स डिडक्शन के लिए ये 80 DD और 80U में सब कुछ ही सेम है। Section 80 DD is applicable if the taxpayer deposited specified amount as an insurance premium for taking care of his her dependent disabled person. Under Section 80 DD, the deduction limit are same as the 80U, Section 80U. Here, a dependent refers to the to the siblings, associate of the parent, spouse, etc. Okay, जो भी हो, मतलब यहाँ पे 80 DD applicable if a taxpayer deposited specified amount as an insurance premium for taking care of his her dependent disabled person। मतलब यहाँ पर तो जो खर्चा है, मतलब 80U में जो है, मतलब 80U में उस पर क्या है, जो इंडिविजुअल टैक्सपेयर मतलब 80U में जो भी हो, मतलब तुम्हारा जो भी खर्चा होगा डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए, खुद के लिए, वो होगा। और यहाँ पर 80 DD में क्या, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम अगर वो पे कर चुके और दूसरा कोई भी एक्सपेंडिचर होगा नर्सिंग क्लिनिक के लिए, वो भी हो, मतलब क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 80U में क्लेम एक बार कर लिया तो 80 DD में क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 80U एंड सेक्शन 80D। एन इंडिविजुअल हु इज सर्टिफाइड एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन क्लेम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80U। एन इंडिविजुअल, ये जो है एन इंडिविजुअल, ठीक है। Individual can claim tax deduction under section 80 DD for bearing the expenses of medical treatment of disabled dependent, ठीक है। 80 DD में क्या है, जो disabled dependent के लिए जो वो क्लेम किया वो है। Whereas under section 80U, an individual certified as a person with disability can himself
ATU कैन मतलब ATU में वो खुद कर सकते हैं, लेकिन ATDD में खुद नहीं कर सकते, वो सिर्फ फैमिली डिपेंडेंट मेंबर, फैमिली मेंबर के लिए कर सकते हैं। It is to be mentioned that the deduction under section 80D is not allowed if the dependent relative claims deduction under section 80U। पहले ही हम लोग बोल चुके हैं। अभी देखो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर सेक्शन 80D सेम है, वो भी मेंटल इलनेस, हियरिंग इम्पायरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्यूर्ड, ऑटिज्म, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, लो विजन, जो भी हो इसमें से जो भी होगा वो कवर करते हैं। एग्जाम्पल फॉर कैलकुलेशन ऑफ द सेक्शन 80D, कैलकुलेशन ऑफ 80D डिडक्शन अमाउंट। सपोज एग्जाम्पल देखो, Shantanu is a resident individual. He deposits rupees 40,000 annually with LIC for the maintenance of his handicapped sister, wholly dependent on him। मतलब जो handicapped sister है वो wholly dependent है उसके ऊपर। What is the amount of deduction under section 80DD? For claiming section under section 80DD deduction, let first check the condition। कौन चेक करेंगे? Shantanu is a resident individual, yes। He is paying the amount LIC scheme approved for deduction, yes। Sister is covered under definition of disabled dependent, yes। ये तीनों है, therefore he can claim a deduction 75,000। However the disability is more than 80%, he can claim 1,25,000। ओके, ये तीन क्राइटेरिया फिलअप कर गया तो चलो क्लेम कर सकते हैं। कितना क्लेम कर सकते हैं? 40% होगा तो 75,000, और 80% से ज्यादा है तो 80% और उससे ज्यादा है तो 1,25,000। हाउ टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD? वो सेम प्रोसीड्यूर है, मतलब फॉर्म 10 आई होगा। कहाँ से मिलेगा? वो जो मेडिकल डिग्री न्यूरोलॉजी का MD होगा, या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी MD होगा, या चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो भी हो उसका, उससे 10 IA फॉर्म इसको लेना पड़ेगा। ओके, ये सेम फॉर्म है और उसको ITR के साथ उसको मतलब सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ITR में शो करना पड़ेगा। जो भी हो, इसके भी ये सब तो है ही, सर्टिफिकेट तो है। इसके सिवाय भी ये जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिकॉर्ड जो है, जो भी हो, मतलब ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल रिकॉर्ड जो भी है वो साथ में रखना भी मतलब सेफ है। अगर कभी मतलब चेक होगा, अगर कुछ भी होगा तो ये काम पे आएगा। What to do if वैलिडिटी और सर्टिफिकेट एक्सपायर? सेम है, सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गए तो वहां पर भी जिस फाइनेंशियल ईयर में तुम्हें एक्सपायर कर गया तो एसेसमेंट नेक्स्ट मतलब उस ईयर तो मतलब उस नेक्स्ट एसेस मतलब उसका रिलेटेड असेसमेंट ईयर में तुम ITR फाइल तक कर सकते हो, लेकिन वो असेसमेंट ईयर के अंदर तुमको सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ेगा। सेम कंडीशन है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर द इंश्योरेंस और डिपॉजिट फॉर द डिसेबल डिपेंडेंट टू क्लेम डिडक्शन 80D? मतलब कंडीशन फॉर इंश्योरेंस और डिपॉजिट फॉर द डिसेबल डिपेंडेंट। इंश्योरेंस के लिए, डिपॉजिट के लिए क्या क्या कंडीशन है? देखो, इट has already been clarified that the section 80DD can be applied for insurance or deposit, for insurance or deposits made in specified scheme। मतलब specified scheme, सब scheme में नहीं होगा। for maintenance of a disabled dependent the following condition should be observed। मतलब क्या कहे? the scheme should provide the payment of annuity or lump sum amount to the dependent in the event of the death of the taxpayer। मतलब अगर जो टैक्स पेयर है, मतलब जो तुम्हारा पॉलिसी कौन करेगा? डिसेबल पर्सन के लिए, डिसेबल डिपेंडेंट के लिए। ऑब्वियसली वो नहीं करेगा क्योंकि वो तो डिसेबल्ड है। अगर जो टैक्स पेयर मतलब जो पॉलिसी करेगा, मतलब वही टैक्स पेयर होगा। वो टैक्स पेयर इवन इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ टैक्स पेयर, मतलब पेमेंट जो होगा टैक्स पेयर का, जो डेथ होने के बाद जो पेमेंट होगा वो एन्युटी होना चाहिए। एन्युटी मतलब हर साल मिलना चाहिए, या उसको लम सम में उसको रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है। द टैक्स पेयर मस्ट नॉमिनेट आइदर डिपेंडेंट being a person with disability or any other person or trust to receive the payment on the assess's behalf। अगर उसका डेथ में उसके एब्सेंस में मतलब कोई मतलब पर्सन या ट्रस्ट जो भी उसका अगर वो विल मतलब उसको मतलब क्या ऑथराइज कर देगा तो मतलब उसको नॉमिनी कर देगा तो उसको ये मतलब डिडक्शन मिलेगा। मतलब एक नॉमिनी होना चाहिए डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का। अगर डिपेंडेंट हो मतलब अगर वो नहीं रहेगा किसी को तो उसका तो मतलब ये लेना पड़ेगा ना। तो जो भी हो उसके लिए कोई पर्सन हो या कोई ट्रस्ट हो, अगर कोई मतलब ये होगा उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो वो उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा। इन बजट 2022 it is proposed to amend that and make a provision where deduction will also be available if lump sum payment or annuity is available to disabled person। मतलब पहले ये नहीं था 2002 बजट 2022 में मतलब lump sum payment और annuity is available to disabled person during the lifetime
ऑफ द सब्सक्राइबर ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम सब्सक्राइबर ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। मतलब 2000 बजट में कुछ प्रपोजल था, ठीक है, उसको लाइफ टाइम मतलब ये बेनिफिट मिलने का कुछ प्रपोजल 2000 बजट में मतलब किया गए थे, ठीक है। मतलब जो to amend that and make a provision where the deduction will also be available if the lump sum payment or annuity is available to disabled person during the lifetime or subscriber on attaining age of 60 years। ये प्रोविजन मतलब थोड़ा अमेंड करने के लिए बोले थे। What will be the taxability of the amount received on the death of a disabled dependent, मतलब disabled dependent का डेथ अगर हो जाएगा टैक्सेबिलिटी क्या होगा। इन द केस that the disabled dependent dies before the taxpayer, अगर disabled dependent जिसका नाम पे पॉलिसी अगर उसका डेथ हो गया, the amount paid or deposited in the scheme shall be deemed to be income of the taxpayer। ये इनकम टैक्सपेयर की इनकम के हिसाब से ट्रीट होगा और उसके लिए इसको टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा कंक्लूजन डाल लेते इसमें। द सेक्शन 80 DD इज श्योरली ए boon or several Indian family who would be greatly benefited on their medical expenses due to this। The amendment made in recent year ensures that as medical field has expanded and problem have increased, there is a marked rise in the maximum limit of the amount eligible for deduction। The section 80 DD must be distinguished clearly from other section of Income Tax Act providing similar benefit to the taxpayer but with different specifies। okay, ये थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा स्टडी नोट के लिए है। अभी देखो सेक्शन 80 यू हो गया, सेक्शन 80 DD हो गया, अभी सेक्शन 80 DDB और देखेंगे लास्ट में सेक्शन 80D और 80 DDB। अभी पहले देखेंगे 80 DDB, ठीक है, क्योंकि ये पहले जरूरी है। देखो पिछला यहाँ पर दोनों सेक्शन एक ही, जब तक जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए ना 80U और 80DD, इसमें जस्ट इन ब्रीफ अगर करोगे तो इसमें 80 मतलब तुम्हारा 80U में मिलेगा खुद के लिए, पर्सन अगर खुद डिसेबल होगा उसके लिए और उसका फैमिली मेंबर डिपेंडेंट होगा उसके लिए, दोनों के लिए एक साथ तो ITR में ये क्लेम कर सकते हैं। और 80DD में क्या है, 80DD में अगर वो खुद ठीक है, खुद डिसेबल नहीं है लेकिन उसका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर डिसेबल है, वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 80U में वो डिडक्शन क्लेम कर लिया तो 80DD में वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ये जस्ट उसका ब्रीफ है। बाकी जो 75,000 क्राइटेरिया है और 1,25,000 क्राइटेरिया है, ये तो एक कॉमन फिक्स्ड है दोनों में, इसमें कुछ झंझट नहीं है, इसमें ये बहुत ईजी है। चलो हम लोग अभी देख लेते हैं 80, चलो खुल गया 80 मतलब सेक्शन 80 DDB, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर द स्पेसिफाइड डिजीज। स्पेसिफाइड डिजीज के लिए क्या क्या प्रोविजन है। सेक्शन 80 DDB प्रोवाइड्स ए डिडक्शन फॉर द एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। किसके लिए है, खुद के लिए, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, मतलब सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ओके, द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज इज कवर्ड बाय रूल 11 DD, मतलब रूल कौन सा रूल में, 11 DD रूल में कवर किया गया है। ऑफ द इनकम टैक्स ऑफन द पीपल कंफ्यूज सेक्शन 80U, सेक्शन 80 DD एंड सेक्शन 80 DDB व्हेन द क्लेमिंग डिडक्शन। मतलब इसके बाद भी मतलब आदमी का कुछ कंफ्यूजन होता है। मतलब ये जो है सेक्शन 80EU, 80 DD, 80 DDB, 80D, ये चार में से तरह कंफ्यूजन हो सकते हैं। इसीलिए मैं जो क्लास जो मतलब सेट किया हूँ, ये क्लास एक ही साथ में चारों चैप्टर कवर कर दिया हूँ, क्योंकि ये करने के बाद किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसका डिफरेंसेस क्या है देखो, पहले 80U के साथ 80 DD का मैं डिफरेंशिएट कर दिए, अभी बाद में 80 DD भी करेंगे, उसके साथ 80 DD करेंगे, 80D करेंगे, वो दोनों में क्या डिफरेंसेस है और ये चारों में क्या इंटर डिफरेंस है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जैसे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अभी सेक्शन 80 DDB, हु कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। पहले क्राइटेरिया होना चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल, इंडियन एंड फॉरेन सिटीजन। रेसिडेंट इंडिविजुअल, देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडियन और फॉरेन रेसिडेंट होने से भी होगा। फॉर सेल्फ, किसके लिए, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है।
Hindu undivided family for any member of the family, wholly or partly dependent on such taxpayer, जो मतलब wholly और partly 80 डी में क्या थे, 80 डी में थे, 80 डी में थे wholly, ठीक है ना, 80 डी में थे wholly, याद आया, 80 डी में wholly डिपेंडेंट थे, पार्टली नहीं थे। फिर यहाँ पर क्या था, एनआरआई आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। ये जो 4 क्राइटेरिया, ये 4 क्राइटेरिया तुमको याद रखना पड़ेगा। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल, वो इंडियन और फॉरेन सिटीजन भी हो सकते हैं। सेल्फ खुद के लिए, स्पाउस के लिए, मतलब हस्बैंड के लिए और हस्बैंड के लिए, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, एचयूएफ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, wholly or partly dependent on such taxpayer for his or her support or maintenance and maintenance, NRI are not eligible। मतलब कौन सा eligible नहीं है, NRI are not eligible। Therefore the residential status of the individual determines the eligibility of the 80 DD। ये मैं बोलना ही चाहता थे कुछ देर पहले, मैं सोचे थे बोल लेंगे, तो ये जो है ये इंडिविजुअल स्टेटस इसको निकलना पड़ेगा। अभी इसके लिए जो क्लास है रेसिडेंशिप निकालने के लिए, ये जो रेसिडेंशिप निकलने के मेरे क्लास है, वो क्लास कवर करते हैं। एक मिनट में दिखा देता हूँ। वो क्लास कवर मेरा ये जो क्लास 3B होगा, ये क्लास 3B में ये रेसिडेंशियल स्टेटस इन डिटेल ये क्लास में कवर किया हूँ इन डिटेल। इसमें ये करने के बाद रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी क्लैरिटी कंफ्यूजन होगा, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो क्लास तरह फॉलो कर लेना, चैप्टर 3B। ओके, अभी देखो, द डिडक्शन कैन नॉट बी क्लेम अंडर अलोंग ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब कवर अंडर सेक्शन 111A, winning from horse races, lotteries on their और their lives। मतलब ये जो क्लेम है, ये तुम LTCG या STCG या मतलब जो 111 में है, विनिंग मतलब एनी लॉटरी या हॉर्स रेसेस विनिंग, ये सब के साथ तुम एक साथ इसका डिडक्शन क्लेम कर नहीं सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अभी जो होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, द एज ऑफ द पेशेंट एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये 2 फैक्टर्स है। द एज ऑफ द, सॉरी इसको थोड़ा मतलब गिव मी सम टाइम प्लीज। ये जो है मतलब 2 फैक्टर्स, द एज ऑफ अ पेशेंट एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स है। ये दोनों 2 फैक्टर के मतलब फैक्टर यहाँ पर काम करता है। एक्चुअल अमाउंट बीइंग पेड और पेड फॉर ट्रीटमेंट, मतलब किस लिए पे किया, ट्रीटमेंट के लिए पे किया हो, और द सम ऑफ ₹40,000 व्हिच एवर अमाउंट इज लेस, मतलब तुम्हारा जो एक्चुअल अमाउंट पे किए हो और 40,000, मतलब तुम्हारा लिमिट है 40,000। अगर तुम अगर 50,000 करोगे उसका ट्रीटमेंट के लिए, तो तुमको 40,000 ही मिलेगा। अगर तुम 20,000 कर रहे हो, तुमको 20,000 मिलेगा। ऐसा नहीं 20,000 कर रहे हो तुमको 40,000 मिलेगा। जो इसमें से जो लेस होगा वही तुमको डिडक्शन के लिए तुम क्लेम कर सकते हो। इन द केस दैट द रेस्पेक्टिव पेशेंट इज अ सीनियर सिटीजन, मतलब सीनियर सिटीजन अगर होगा तो मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1 लाख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन है। वो मतलब सीनियर सिटीजन होगा तो उसके लिए 1 लाख उसका लिमिट है। 1 लाख तक तुम क्लेम कर सकते हो उसका ट्रीटमेंट के लिए, अगर वो डिसेबल होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा भूल बोल दिए, डिसेबल नहीं सर, मतलब कुछ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए ये वो 1 लाख तक सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख तक हम लोग क्लेम कर सकते हैं। अभी देखो पेशेंट मतलब इसका ब्रीफ है। पेशेंट एज, इंडिविजुअल लेस देन 60 years तो 40,000, और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन एज 60 years और मोर देन 1 लाख। ओके, कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ द डिडक्शन इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द एज ऑफ द पर्सन अवेलिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट और नॉट ऑन द एज ऑन द पर्सन क्लेमिंग द डिडक्शन, मतलब द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द एज ऑफ द पर्सन अवेलिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट और नॉट ऑन द मतलब बेस्ड ऑन द एज ऑफ द पर्सन अवेलिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेल कर रहा है, ठीक है, तो उसका एज है, नॉट ऑन द एज ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द डिडक्शन। मतलब जो ये थोड़ा मैं इसको जो एज जो बार है, ये जो एज बार है 60 और एज 60 मोर देन 60, ये जो जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है उसका एज है, नॉट जो केयर जो मतलब पे कर रहा है तो उसके लिए नहीं है, ठीक है।
जो क्लेम कर रहा है उसके लिए नहीं है। द डिडक्शन आर ऑलवेज क्लेम्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल एक्सपेंसेस, मतलब एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ उतना, किंतु लेकिन तुम्हारा लिमिट वही 40,000 और 1 लाख ही होगा। In case when the dependent is already insured by any insurer or company and the sum payment is received either from the insurer or by way of reimbursement from his employer, the insurance amount must be subtracted from the deduction allowable। मतलब तुम्हारा 40, अगर तुम्हारा एज 60 ईयर्स का नीचे होगा, मतलब ये होगा अगर तुमको 20,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिला तो ये 40,000 से 20,000 डिडक्ट हो जाएगा और तुम्हारा बाकी कितना मिलेगा 20,000 अनदर एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब स्पेसिफाइड डिजीज के लिए तुम्हारा बाकी 20,000 तुम क्लेम कर सकते हो। और अगर 1 लाख होगा, सेम 1 लाख होगा तो जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, मतलब सपोज तुम्हारा 20,000 मिला है तो 20,000 डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आके 80,000 80,000 तुम क्लेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, इफ यू आर एलिजिबल फॉर रुपीज 1 लाख एंड यू रिसीव टू 40,000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, देन यू आर एलिजिबल फॉर रुपीज 60,000 रिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। व्हाट इज द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज अंडर सेक्शन 80 DDB? स्पेसिफाइड डिजीज का लिस्ट क्या है, ये एक डिटेल मतलब एग्जॉस्टिव एक लिस्ट है, तो इसको थोड़ा देख लेना। तो मतलब इसका लिस्ट भी है और प्रेस्क्रिप्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस डिजीज शैल बी इशूड बाई, प्रेस्क्रिप्शन इशूड कर सकता है, अथॉरिटी ऑथराइज कौन है, तो वो भी यहाँ पर मैं इलस्ट्रेट कर दिया हूँ, इसको थोड़ा देख लेना, ये मैं डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। क्लास बड़ा है, थोड़ा देखते रहना। What are the documents required and how to claim deduction under section 80 DDB? You can claim the deduction under section 80 DDB at the time of filing ITR, मतलब जब ITR फाइलिंग कर रहे हो तब मिलेगा, तब ये deduction claim कर सकते हो। There should be proof that the medical treatment is actually being undertaken and the prescription from the doctor, मतलब ये proof of medical treatment and prescription of doctor, stating that the person is suffering from any specified disease under section 80 DDB। मतलब दो चीजें, एक है तुम्हारा प्रूफ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब तुम मेडिकल ट्रीटमेंट अवेल किया उसका प्रूफ, और प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, मतलब वो स्पेसिफाइड डिजीज जो भी स्पेसिफाइड डिजीज है वो अफेक्टेड है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द सेम द प्रेस्क्रिप्शन गिवन बाय द स्पेशलिस्ट डॉक्टर इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर मेडिकल मतलब ये जो है ये स्पेशलाइज्ड मतलब प्रेस्क्रिप्शन गिवन बाय द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों में से मतलब जो भी हो दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये थोड़ा अलग से मतलब एक लाइन जोड़ दिया हुआ है पर, व्हेयर द ट्रीटमेंट हैज बीन रिसीव्ड in a government hospital, then the prescription may be issued by the any specialist working full time in that hospital, having PG or and having PG degree in the general or internal medicine और equally recognized degree। ये जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल अथॉरिटी को पता है, लेकिन ये तुम लोग को ही पता करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो ट्रीटमेंट अवेल किए हो तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट इश्यू करेगा वो फुल टाइम डॉक्टर स्पेशलिस्ट होना चाहिए और उसका पीजी डिग्री होना चाहिए, किसके ऊपर, इन जनरल और इंटरनल मेडिसिन और इक्वली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। ये इसके लिए तुमको चिंता नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका बोलना पड़ेगा एक बार अगर वो हॉस्पिटल अथॉरिटी का पता नहीं होगा तो, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट जो है ये रिक्वायरमेंट यहीं पर है, मतलब पहले वो प्रूफ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का मतलब प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, और जो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट अवेल किए हो तो उसके लिए फुल टाइम पीजी डिग्री होल्डर जो है उसका मतलब जनरल पीजी डिग्री होल्डर जो है जो डॉक्टर है उसका सर्टिफिकेट, और इंटरनल मेडिसिन और इक्वली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होल्डर जो है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट फॉर क्लेमिंग 80 DDB डिडक्शन? ये फॉर्म 10 है, ये फॉर्म 10 है। व्हाइल इट इज द मस्ट दैट द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम the qualified specialized of the relevant field, the content of the prescription should strictly follow the assigned format। Earlier ये form was 10 आई था, ठीक है। ये इसमें क्या क्या था, इंपॉर्टेंट जो लाइन है, नेम ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट, नेम ऑफ द डिजीज और अलाइनमेंट, सॉरी डिजीज एलिमेंट, द स्पेशलिस्ट डॉक्टर इशूइंग द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी स्पेसिफाई इज और हर नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। ये तो कर ही देगा वो लोग, ये तो जनरल फॉर्मेट है, लेकिन ये जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसका नाम, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, क्वालिफिकेशन सब कुछ देना पड़ेगा। इन द केस द ट्रीटमेंट इज बीइंग अंडरटेकन इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, द नेम एड्रेस ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल मस्ट बी मेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय द हेड डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, मतलब जो मेडिकल सुपर होता है, नॉर्मली इसका होता है ये मेडिकल सुपर, ठीक है, ये मेडिकल सुपर का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
द प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म इज सबमिटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। प्रैक्टिकली नो डॉक्यूमेंट इज अटैच विद आईटीआर। आईटीआर फाइल करने के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना पड़ेगा, बट ये तुम्हारा साथ रखना पड़ेगा एज ए प्रूफ ऑफ एविडेंस। ओके, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देख लिए, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कंक्लूजन थोड़ा देख लेना, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, ऑलरेडी मेरे डिस्कशन में ये कंक्लूजन ड्रॉ कर चुके हो। सेक्शन 80D, ठीक है, 80D लास्ट है, लास्ट सेक्शन, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है, ये जो है मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। व्हाट इज द सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स? Section 80D was introduced with an aim to promote health planning among individual and Hindu undivided family. Section 80D provides deduction of expenditure on the ground। क्या क्या है, मतलब ये हेल्थ प्लानिंग, मतलब हेल्थ प्लानिंग के लिए, हेल्थ प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए ये प्रोविजन एक ऐड कर दिया है सेक्शन 80D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुस्त ताकतवर भारत बनाने के लिए ये गवर्नमेंट ने प्लान किए थे, तो प्लान करने के बाद ये प्रोविजन शायद उस पर डाल दिए। तो क्या क्या मिलेगा, किस किस के एक्सपेंडिचर पर मिलेगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और नोटिफाइड स्कीम जैसे मुझे मिलते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे होना मिलेगा, कंट्रीब्यूशन टू CGHS प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर मतलब हॉस्पिटल में तुम अवेल कर सकते हो, तो माने मतलब कर रहे हो तो, और मेडिकल एक्सपेंडिचर इनके सब सीनियर सिटीजन। ये मेडिकल एक्सपेंडिचर जो ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही है, ये याद रखना। ये पॉइंट 4 नंबर जो पॉइंट है, ये मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए तुम जो एक्सपेंडिचर करे हुए वही। The amount on deduction depends upon the type of expenditure, mode of payment and the age and relation of the person whom expenditure has been done। ये बहुत important है। Depends upon the type of expenditure, mode of payment and the age and relation। ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 मतलब 3 और ये 4, ये 4 जो चीज है, मोड ऑफ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, मोड ऑफ पेमेंट, एज एंड रिलैक्सेशन, ये 4 चीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये बाद में एग्जाम्पल के साथ ये जो है ये एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, इंडिविजुअल, इंडियन और फॉरेन जो भी होगा, फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन, पेरेंट्स सेम ही है। HUF NRI आल्सो एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। देखो ये जो था 80 मतलब 80DD में जो था, क्या कहते हैं 80DD में जो क्राइटेरिया था सेम क्राइटेरिया है यहाँ पर। NRI आर नॉट एलिजिबल था, एक डिफरेंस जो है, आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। 80DD में क्या था, NRI आर नॉट एलिजिबल। ये जो डिफरेंस है देखो कंफ्यूजन देखो यहाँ पर आता है, और यहाँ पर क्या है 80D में क्या था, 80D में तो NRI आर ऑल्सो एलिजिबल। ये देखो यहाँ पर NRI आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। 80DDB में क्या था, 80DDB में NRI नॉट एलिजिबल था, और 80D में क्या NRI एलिजिबल है। What is the amount of deduction under section 80D? For claiming the deduction under section 80D, the expenditure needs to be made in any mode other than cash। मतलब कैश के सिवा कुछ भी मोड होना चाहिए, सिर्फ कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। Although the expenditure on preventive health checkup is allowed to be incurred in cash, the deduction for the following expenses are allowed under the section। वो भी एक लिमिट है, मतलब तुम यहाँ पर 2000 तक तुम कैश पे कर सकते हो। देखो बाद में हम कहीं पे बोल दिए हुए पर, ठीक है, देखते हैं उसके बाद देखेंगे। देखो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ये जो है कैश 2000 यहाँ पर है, ये शायद मैं कहीं पे बोल दिया हो या मेंशन नहीं किया हो, पता नहीं, भूल गया मैं, यहाँ पर मैं बाद में देखेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर यू एंड योर सेल्फ एंड योर फैमिली, मतलब 25,000 एंड रुपीज 50,000 फॉर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, सॉरी सीनियर सिटीजन। योर सेल्फ खुद के लिए 25,000 और 50,000 तुम्हारा ये सीनियर सिटीजन अगर मतलब फैमिली मेंबर होगा तो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर योर पेरेंट्स 25,000 और सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000। एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000। मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन 50,000 जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं, मेडिकल एक्सपेंडिचर
सीनियर सिटीजन के लिए ही मिलेगा, ये पहले मैं बोल दिया हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं पहले मेडिकल एक्सपेंडिचर्स इनके सब सीनियर सिटीजन, इसके लिए 50,000 तक मिलेगा, 50,000 याद रखना। कंट्रीब्यूशन टू सीजीएस और नोटिफाइड स्कीम 25,000 और सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000, ठीक है। केस 1 मेडिकल, ये जो केसेस है, ये जो केस है, ये केस मैं थोड़ा एग्जाम के साथ यहाँ पर इलेबोरेट किया हूँ। देखो केस 1 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑन पॉलिसी टेकन फॉर यू एंड योर फैमिली 25,000, इफ यू आर a senior citizen then 50,000. For 80D family means your spouse and dependent children, okay. Case 2 medical insurance premium for parents. In addition to the above, you can claim reduction of medical insurance paid under section 80D for your parents as well, okay. Parents के लिए भी तुम ये क्लेम कर सकते हो 80D के अंडर में। The maximum amount of reduction is 25,000. If your parents are senior citizen then 50,000. Parents for 80D include father, mother, कौन कौन पेरेंट्स में है, मतलब फादर मदर वेदर डिपेंडेंट और नॉट, फादर इन लॉ मदर इन लॉ नॉट इंक्लूडेड, मतलब ससुर ससुरी जो है यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ये थोड़ा भाई गवर्नमेंट यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिए भाई, मतलब कोई कुछ माइंड मत करे इसमें गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट इतना रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं। केस 3 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर, इट इज लाइक ए रेगुलर हेल्थ चेकअप conducted once or twice every year by your physician और जनरल प्रैक्टिशनर्स, मतलब ये रेगुलर हेल्थ चेकअप है, 2 साल में या हर साल में करना चाहिए, तो उसके लिए है। द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ रिडक्शन फॉर दिस हेल्थ चेकअप इज मैक्सिमम 5,000 फॉर योर सेल्फ एंड फैमिली एंड पेरेंट्स। इवन कैश पेमेंट फॉर दिस एक्सपेंडिचर इज एलिजिबल फॉर सेक्शन 80D डिडक्शन। इसमें कैश एक्सपेंडिचर इस पे अलाउड है। केस 4 डिडक्शन ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर और सीनियर सिटीजन, the expenditure is allowed for deduction when no medical insurance paid for the senior citizen। अगर इंश्योरेंस मतलब नो मेडिकल इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस नहीं पे करोगे तो उसके लिए ये मेडिकल एक्सपेंडिचर का जो रिलैक्सेशन है इसको मिलेगा। द टर्म मेडिकल एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, बट वी कैन से जनरली इट विल इंक्लूड मेडिकल एक्सपेंसेस सच एज मेडिकल कंसल्टेशन फीस, मेडिसिन, इम्पायरमेंट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में इसका कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बात जो मेडिकल कंसल्टेशन फी, मेडिसिन, इम्पायरमेंट एक्सेट्रा जो भी मतलब मेडिकल एक्सपेंस हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसमें इसके लिए कुछ इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नॉर्मली हम लोग जो भी खर्चा वो क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। द मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट इज 50,000। केस 5 कंट्रीब्यूशन टू CGHS और नोटिफाइड स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और एनी अदर नोटिफाइड स्कीम इज अलाउड to individual for self and family for rupees 25,000. Any contribution for parents is not allowed for deduction. Okay, तो यहाँ पर CGHS में 25,000 मैक्सिमम मिलेगा और तुम पेरेंट्स के लिए जो अगर कुछ कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर देखो 5 केस है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 केस थोड़ा स्लाइटली मैं इलेबोरेट कर दिया हूँ। यहाँ पर जो ब्रीफली यहाँ पर ब्रीफ कर दिया था ये वो मैं थोड़ा इलेबोरेट कर दिया हूँ, थोड़ा देख लेना। इसके ऊपर जो एग्जाम्पल देखेंगे प्रैक्टिकल तो हम समझ जाएंगे। देखो एक टेबल है, सेल्फ और फैमिली अगर बिलो 60 ईयर्स होगा तो इसके लिए क्या होगा, 25,000 प्लस 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, टोटल रिएक्शन 25,000, ठीक है। सेल्फ प्लस फैमिली मतलब ये होगा 25,000, उसमें 20,000 अगर फैमिली तुम्हारा 20,000 इन्वेस्ट बनाया तुम्हारा मतलब दूसरा खर्चा तुम 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए तुम इंक्लूड कर सकते हो। देखो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज इंक्लूसिव ऑफ ओवरऑल लिमिट, मतलब ये 5,000 खर्चा कर सकते हो लेकिन तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट 25,000 है, तुम यहाँ पर डिडक्शन 25,000 यहाँ पर 20,000 की नॉर्मलाइजेशन क्लेम कर सकते हो। सेल्फ और फैमिली मतलब अगर तुम सपोज तुम कुछ मेडिकल पॉलिसी किए हो तो अच्छा होगा तुम 20,000 का मेडिकल पॉलिसी करो और 5,000 का तुम मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए अपना कस्टमर को एडवाइस करो, ठीक है। इसमें दोनों ही कवर कर जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट भी होगा और हेल्थ चेकअप भी कवर कर जाएगा। तुमको ज्यादा मतलब मेडिकल पॉलिसी में इन्वेस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सेल्फ एंड फैमिली प्लस पेरेंट बिलो 60 ईयर्स 25,000 25,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000, मतलब टोटल 50,000 ही मिलेगा। लेकिन तुम्हारा 5,000 जो मेडिकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तुम कर दिखा सकते हो। हाँ, ये कैश पेमेंट भी हो सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सेल्फ प्लस फैमिली बिलो 60 ईयर्स, पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स 25,000 प्लस 50,000, मतलब टोटल 75,000 और 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सेल्फ एंड फैमिली
पेरेंट्स बोथ अबव 60 ईयर्स, मतलब 50,000 अगर खुद भी सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, दोनों के लिए 50,000 1 लाख रिएक्शन क्लेम कर सकते हो। अभी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देख लेना। ये एग्जाम्पल के बाद मेरा क्लास खत्म हो जाएगा, तो मैं छुट्टी ले लूंगा। आज से बहुत बकबक कर रहा हूँ अभी मैं, क्लास लंबा हो रहा है, क्योंकि ये लंबा क्लास नहीं हुआ तो तुम लोग का ये कंफ्यूजन है। अगर दोनों क्लास में डिवाइड कर देंगे, दोनों क्लास बार बार देखना पड़ेगा। एक क्लास तुम अच्छा से देख लो, थोड़ा डिवाइड आगे पीछे करके, तो तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तुम लोग सुविधा होगा। तो भाई मैं बहुत मेहनत करके ये क्लास अगर कर सकता हूँ, तो तुम थोड़ा सा मेहनत करके क्लास देख भी सकते हो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखो, सॉरी, सुनील 57 ईयर्स, देखो पहले 57 ईयर्स is a taxpayer. Other member of his family are Swati 55 years, 55 years is wife, ठीक है, मतलब सुनील्स वाइफ। बाबू एंड गुरु जो है डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकट बाय सुनील, मतलब ये बस, सॉरी मैं दो कंफ्यूज, दो यहाँ पर सुनील राम ये कर दिया हूँ, ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सुनील, ये सुनील का एज क्या है, 57 ईयर्स है। अदर मेंबर जो है उसका फैमिली स्वाति, वो भी मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, और 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन है और पेरेंट्स है। देखो पेरेंट्स मतलब यहाँ पर पेरेंट्स का एज मतलब ये नहीं किए, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लो, पेरेंट्स का एज हम लोग डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन ये तो सही है भाई, मतलब जिसका एज 55 होगा उसका पेरेंट्स बिलो 60 नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए एज डिक्लेयर नहीं किए, पेरेंट्स जो है उसको मतलब सीनियर सिटीजन ही है। तो मेडिकल इंश्योरेंस, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस जो है प्रीमियम पेड बाय चेक 22,000 मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड बाय चेक 40, पेरेंट्स के लिए 47,000। मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड बाय कैश, मतलब जो है एक्सपेंडिचर कैश में पे की है, मतलब 7,000 खुद के लिए और 5,000 पेरेंट्स के लिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 8,000 खुद के लिए, मतलब फैमिली के लिए, और पेरेंट्स के लिए 4,000। अभी देखो ये क्या का रिएक्शन वो दिखा सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस पेड हिम बाय चेक, मतलब 22,000 पूरा। मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड बाय चेक 47,000 पेरेंट्स के लिए, इसका अलाउड कितना है 50,000, इसके लिए 47,000 अलाउड है। मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड बाय कैश, मेडिकल एक्सपेंडिचर इसके लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, इसके लिए यहाँ पर वो क्लेम नहीं कर सकते। और जो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है नॉट अलाउड कैश एक्सपेंसेस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम पहले बोल दिए थे यहाँ पर। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर मतलब ये मेडिकल केस फोर जो है, मतलब केस फोर, हाँ देखो केस फोर में देखो क्या बोल दिया मैंने केस फोर में। तो यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन के लिए है, बाकी किसी के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो कैश पेमेंट किए तो उसके लिए ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 3,000, ठीक है, 3,000 है, उसका मैक्सिमम जो भी होगा 3,000 होगा भी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 3,000, मतलब खुद और फैमिली के लिए मैक्सिमम 25% लिमिट है। हाँ, अभी देखो 3,000 क्यों मिल रहा है, मतलब वो तो 22,000 ऑलरेडी अवेल कर लिया है इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, तो उसका बचे कितना 3,000, तो ये 3,000 दो दिखा सकते हैं। पेरेंट्स के लिए 2,000, मैक्सिमम पेरेंट्स के लिए कितना है, लिमिट है 50,000, ऑलरेडी 47,000 अवेल कर लिए प्रीमियम में, तो उसको कितना मिलेगा 2,000, ठीक है। सॉरी, उसको 50,000 ये उसका कितना है, मतलब 2,000 मैक्सिमम लिमिट 50,000, मतलब उसका 47,000 यूटिलाइज कर लिए। अभी रिमेनिंग 3,000 से 2,000 दो, मतलब जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। टोटल लिमिट मतलब क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो भी होगा वो 47,000 इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे किए, उसका लिमिट कितना था 50,000, 50,000 से बाकी कितने, मतलब 3,000, और वो 2,000 मतलब देखो कितना किए 2,000, मतलब यहाँ पर 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए वो 4,000 खर्चे के, लेकिन उसको मिलेगा कितना, सिर्फ उसको मिलेगा क्या, सिर्फ 3,000, ओके। तो 4,000 खर्चा किए हैं, तो उसको मिलेगा क्या, सिर्फ 3,000, ठीक है। हाउएवर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप has an overall limit 5,000, out of which 33,000 is for self and family, so only 2,000 यहाँ पर
तो टोटल यहाँ पर कितना है, टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमारा लिमिट क्या है, टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का लिमिट है 5000 ना। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ लो, इसका टोटल जो है मतलब जो टैक्स क्लेम करे मतलब आईटीआर जो फाइल करे उसका टोटल लिमिट क्या है, टोटल लिमिट है उसका 5000। ओके, और पेरेंट्स का कितना लिमिट है 50000। खुद अगर 60 ईयर्स का नीचे होगा उसका लिमिट है मतलब जो भी होगा टोटल लिमिट है 25000। तुम अपना लिए भी कर सकते हो, खुद डिपेंडेंट मेंबर के लिए भी कर सकते हो, लेकिन टोटल लिमिट होगा 25000। और अगर तुम्हारा पेरेंट्स होगा तो उसका लिमिट होगा 50000। ओके, अभी 50000 में जो भी होगा और जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए तुम्हारा टोटल एंटाइटलमेंट है 5000। अभी यहाँ पर तुम 3000 अवेल कर लिए, ठीक है। अभी तुम्हारा यहाँ पर 50000 से तुम यहाँ पर 3000 तुम्हारा बचा है। अभी यहाँ पर तुम 3000 तुम ऑलरेडी अवेल कर लिया हो, तो तुम्हारा बाकी अभी कितना मिलेगा 2000 भी मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल कितना है 5000 की टोटल, तो तुम 5000 से ज्यादा तुम क्लेम नहीं कर सकोगे, ठीक है। ये हुआ टोटल रिएक्शन एट दैट कैन क्लेम्ड बाय राम इज 74000। मतलब कैसे होगा, तो 25000 और 49000, ठीक है। देखो वो उसका 50000 लिमिट भी होगा, यहाँ पर वो क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर जो है पहले वो 22000 के एलआईसी प्रीमियम पे किए तो उसका लिमिट क्या था 25000, तो उसको बाकी कितना है 22000 से 3000 उसका कैपिंग मतलब रिमेनिंग अमाउंट है। अभी उसका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कितना खर्चा किए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए वो मतलब उसका लिमिट क्या है 5000। 5000 में वो 3000 खुद के लिए खर्चा कर दिए। अभी पेरेंट्स के लिए बाकी कितना है 2000, ठीक है। अभी ये पेरेंट्स के लिए अगर वो पेरेंट्स के लिए कितना खर्चा किया दिखा है 4000, तो 4000 से उसको 2000 उसको मिलेगा क्योंकि 5000 उसका टोटल लिमिट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। तो हो गया, तो उसका 47000 यहाँ पर रिएक्शन मिला और यहाँ पे तुम्हारा 47000 प्लस 2000 ये 2000 हो गया, तो इसका टोटल 49000 उसका लिमिट हो गया। तो अभी टोटल उसका कितना मिलेगा 25000 प्लस 49000 74000 उसका टोटल रिएक्शन क्लेम मिल गया। क्लियर है ना, मेरा ख्याल से अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। रिएक्शन फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, Hindu undivided family can take medical insurance policy or incur medical expenditure on the senior citizen in absence of any policy for any member of the family. The maximum amount of reaction 25,000. If the member is a senior citizen, then the maximum reaction will be 50,000. सेम चीज है यहाँ पर, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, जो इंडिविजुअल जो टैक्स पर यहाँ पर एसएससी है, मतलब इंडिविजुअल के लिए जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर एसएससी है उसके जगह सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बाकी जो है सब कुछ सेम है, इसके लिए कोई अलग से मतलब डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ लेना, ये सेम है, सेम चीज है, ठीक है। अभी जो है मतलब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन ऑन सिंगल प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कोई आदमी ने मतलब एलआईसी पॉलिसी सॉरी मेडिक्लेम पॉलिसी चूज किया जो सिंगल प्रीमियम मतलब होल लाइफ टाइम में एक ही बार देना पड़ेगा, तो सपोज 20 ईयर्स का पॉलिसी लिया मेडिकल इंश्योरेंस, तो उसके लिए प्रीमियम एक साथ ऑन टाइम प्रीमियम पे करना, उसके लिए क्या प्रोविजन है, कैसे वो हर साल दिखाएगा, 20 साल कैसे दिखाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D कैन बी क्लेम्ड फॉर ए सिंगल प्रीमियम पेड टुवर्ड्स योर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। इन सच पॉलिसी वन टाइम lump sum payment is made against the regular installment for the complete policy tenure. Since the payment is one time payment, reduction will be allowed on proportionate basis, मतलब उसको proportionate basis में उसको reduction मिलेगा। Amount eligible under section 80D single premium paid by number of years of policy taken। जो जैसे बोले suppose the limit of 25,000 for individual below 60 years for age and 50,000 for the apply in this case, जो भी होगा मतलब पहले का जो है मतलब सपोज 20 साल के लिए वो मतलब प्रीमियम मतलब पे कर दिए, सपोज 5 लाख सपोज 4 लाख पे कर दिए, ठीक है, 20 ईयर्स के लिए, उसका कितना होगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा 20,000 तो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अभी 20,000 उसका लिमिट क्या है 25,000, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, तो 20,000 पूरा वो हर साल 20 साल तक वो ये क्लेम कर सकते, क्योंकि वो तो एडवांस पे ही कर दिया ना, इसके लिए क्यों हम उसको मतलब डिप्राइव करेंगे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है भाई, गवर्नमेंट सोच समझ के बहुत कुछ बनाता है। What are the exclusion under section 80D? No deduction on the following amount shall be allowed under section 80D. Premium paid in cash, कैश में तुम प्रीमियम पे करोगे विदाउट रिसीट तो नहीं होगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए प्रीमियम एंड एक्सपेंसेस पेड बाय ए पर्सन अदर टैक्स पेयर, मतलब जो टैक्स पेयर है वो नहीं पे कर रहा है, वो दूसरा कोई पे कर रहा है, वो नहीं होगा। जो एसएससी है जो टैक्स पे कर रहा है, जो आईटीआर भरेगा तो वही से वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अभी देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पर हम लोग सब आके कंफ्यूज होके जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो सेक्शन में 80DD, 80U, 80DD, 80DDB एंड 80D, ये जो 4 सेक्शन में डिस्कस किए उसमें से उसका बेसिक डिफरेंसेस क्या है। 80U 80DD क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसेबल डिपेंडेंट। 82U में क्या था? वो खुद और वो उसका फैमिली और डिसेबल डिपेंडेंट दोनों था, ठीक है, सेल्फ और उसका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। 80DD में क्या था? DDB में मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ और डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, याद रखना स्पेसिफाइड सब में नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड डिजीज। और 80D में क्या होगा? मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स 80DD में 75,000, नॉन सीवियर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000। 80U में सेम। 80DD में क्या है? अमाउंट एक्चुअली पेड और 40,000 लेस देन मतलब नॉट सीनियर सिटीजन और 1 लाख सीनियर सिटीजन, नीचे वर इज लेस, ओके। 40 लाख होगा और इससे कम होगा जो भी लेस होगा, और 1 लाख होगा और इससे जो भी कम होगा सीनियर सिटीजन के लिए वो क्लेम कर सकते हो डिडक्शन के लिए। मैक्सिमम अप टू 1 लाख सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन में पहले डिस्कस कर दिया। तो देखो ये था क्लास थोड़ा लंबा था, तो मैं भी बहुत देर तक मैं बकबक करते रहा, तो थोड़ा देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब अगर ये क्लास कोई देख रहा है, जो कोई वॉच कर रहा है, जो मतलब जनरल पीपल है, कॉमन पीपल है, जो सीए नहीं पढ़ रहा है, या जो मतलब जिसका जरूरत है, अगर ढूंढ रहा है भाई कौन सा पॉलिसी में ये हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेडिकल रिएक्शन का जो फैसिलिटी अवेल कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देख लेना और क्लास का थोड़ा शेयर कर देना बाकी दोस्तों के लिए, तुम लोग का बेनिफिट है। जितना शेयर करेंगे तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारा जो कॉलीग और नेबर है, वो भी थोड़ा बेनिफिटेड होगा। तो मेरा ख्याल से ये चारों सेक्शन एक साथ तुमको यूट्यूब चैनल में, एकदम मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल में चारों क्लास एक साथ कहीं पे नहीं मिलेगा। ये एक्सक्लूसिव एक क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो चलो गुड बाय आज के लिए।